सरहद पार एक लड़की को प्यार होता है और वो सरहद लांघकर हमारे देश चली आती है। सीमा हैदर, ये पाकिस्तानी महिला इस वक्त हमारे देश में अलग सी उत्सुकता का विषय बनी हुई है। हर कोई सीमा हैदर के बारे में जानना चाहता है। लोग सीमा हैदर का भारत आने का मकसद जानना चाहते हैं। हालांकि सीमा ने सचिन के साथ अपने प्रेम को इसकी वजह बताई है, लेकिन सीमा का यह कथन जितना सरल है, सीमा का भारत आना और उसकी असली पहचान उतनी सरल बात नहीं है। सीमा हैदर ने जो कारनामा किया है उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को हैरान कर दिया है। भारत अब यह पता लगा रहा है कि सीमा हैदर भारत क्यों आई है। क्या सचिन से शादी करना ही उसका मकसद था या फिर एक साजिश के तहत उसे भारत भेजा गया है। सीमा पर संदेह के कई कारण हैं, कई वजह हैं, और यही वजह है कि सीमा हैदर को लेकर एटीएस जांच कर रही है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद आप भी सीमा पर संदेह करेंगे। जैसे सीमा के पास दो अलग अलग नामों से पासपोर्ट है। पासपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं मैं, दो अलग अलग नामों से पासपोर्ट है। सीमा के पास दो अलग अलग जन्म तिथियों वाले दस्तावेज हैं, यानी जो दस्तावेज उसके पास है उन दोनों में जन्म तिथि अलग है। ऐसे दो दस्तावेज उसके पास है। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले हैं, जिसमें से पाकिस्तानी फोन और सिम का डेटा उसने डिलीट करके तोड़ दिया था। मोबाइल फोन होते हुए भी सीमा सचिन को किसी अनजान व्यक्ति के हॉटस्पॉट से कॉल करती थी। सीमा पबजी के जरिए ही दूसरे भारतीय पुरुषों के भी संपर्क में थी। इसमें से ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के ही लोग थे जो उसे पबजी के थ्रू, जिससे लगातार सीमा संपर्क करने की कोशिश करती थी। सीमा ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के कई जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और सीमा ने 5वीं तक की पढ़ाई की है। लेकिन वो अच्छी अंग्रेजी पढ़ भी सकती है, लिख भी सकती है और बोल भी सकती है। सीमा का चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में है। सीमा ने पहले जो पूछताछ उससे हुई उसमें उसने ये इनकार कर दिया था। सीमा जब भारत आई थी तो उसके कपड़े भारतीय ग्रामीण महिलाओं के जैसे थे और इससे पता चलता है कि वो तैयारी से आई थी। सीमा अच्छी हिंदी बोलती है, जबकि पाकिस्तान में उर्दू भाषा का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इतनी जल्दी हिंदी बोलना थोड़ा संदेहास्पद है। 5वीं पास सीमा ने अपने और बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनवाया, जबकि पढ़े लिखे लोगों के लिए भी पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होता है। भारत आने के लिए नेपाल वाला रास्ता उसने इतनी आसानी से कैसे पार कर लिया, जबकि सरहद पर एसएसबी के जवान चौकसी करते हैं और सीमा के साथ 4 बच्चे भी थे, तो उनके पास भारत का वीजा नहीं था, लेकिन आसानी से उसने सरहद लांघ लिया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से सीमा पर खुफिया एजेंसियों का शक बढ़ गया है। वो सीमा और सचिन से जुड़ी कई बातों को जानना चाहते हैं और यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी को शक है कि सीमा को जासूसी के इरादे से फुल ट्रेनिंग देने के बाद भारत भेजा गया है। और यही वजह है कि आईबी और रॉ सीमा के आईएसआई कनेक्शन को तलाश रहे हैं। सीमा हैदर की जिंदगी अब इतनी संदिग्ध नजर आ रही है कि देश की खुफिया एजेंसी भी उसका इतिहास खंगाल रही है। सीमा हैदर के बैकग्राउंड जांच के बाद रॉ के कहने पर आईबी ने रेड फ्लैग जारी किया है, यानी सीमा हैदर को लेकर आईबी और रॉ दोनों को संदेह है। और आईबी से मिले इनपुट के बाद ही यूपी एटीएस एक्टिव हुई और उसने सीमा और सचिन से पूछताछ शुरू की थी। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भेजा है और प्यार मोहब्बत के बहाने वो अंडर कवर एजेंट के तौर पर भारत में काम करने आई है। सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस से संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई। वैसे सीमा से हुई पूछताछ में यह पता चला है कि वो पाकिस्तान के कराची से 2 बार समंदर के रास्ते शारजा पहुंची और फिर वहां से नेपाल आई। सीमा के 2 बच्चे सिंधी के बजाय हिंदी भाषा बोलते हैं। वो बच्चे हैं और वो सिंधी भाषा जो पाकिस्तान की मूल भाषा वहां पर उस क्षेत्र की है
वो सिंधी भाषा के बजाय हिंदी भाषा बोलते हैं। और यह शक जताया जा रहा है कि इन बच्चों को हिंदी भाषा बाकायदा सिखाई गई है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले, उस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि अब ये सीमा के भाई की तस्वीर है। और सीमा ने पहले अपना कोई भाई होने से इनकार कर दिया था। उसने ये भी नहीं बताया कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है। यही नहीं, आईबी को अपने जांच में यह पता चला कि सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में सैनिक है। और यही नहीं, सीमा का चाचा भी पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है। सीमा जब भारत आई तो सचिन से मिलने के बाद उसने मीडिया में यही कहा था कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। और सीमा के पिता रिक्शा चलाते हैं। सीमा ने अपने पिता पर यह आरोप लगाया था कि पैसे के लालच में उन्होंने सीमा की शादी जबरदस्ती गुलाम हैदर से कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर जो जांच हुई, उसमें यह बात सामने आ रही है कि सीमा ने खुद ही गुलाम को बार बार फोन करके शादी के लिए कहा था। सीमा का पासपोर्ट 8 मई को बनकर आया था और उसने 10 मई को ही पाकिस्तान छोड़ दिया था। सीमा के ससुर ने जैकबाबाद पुलिस स्टेशन में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। तो क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया सीमा हैदर का वो जो जांच चल रही है? अभी ये केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां ही बता पाएंगे। हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे। अब हम एक तस्वीर आपको और दिखाने वाले हैं और वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ये वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे थे। इस तस्वीर को जरा आप देखिए और मैं बताता हूँ ये है क्या। जिसे आप देख रहे हैं अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये एक पाकिस्तानी शपथ पत्र है। इसमें यह बताया गया है कि सीमा ने भागकर शादी की थी। पाकिस्तानी शपथ पत्र है और इसमें यह बताया गया है कि सीमा ने भागकर शादी की थी। और इस हलफनामे में सीमा ने बताया है कि उसके माँ बाप लालची थे और एक आवारा लड़के से उसकी शादी वो कराना चाहते थे। उसी वजह से उसने भागकर गुलाम हैदर से शादी कर ली और सीमा का मानना था कि वो गुलाम हैदर के साथ शादी करके खुश रहेगी। अब जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर पाकिस्तान में भी जांच बैठ गई है और पाकिस्तानी जांच एजेंसी को अपनी जांच में यह पता चला है कि सीमा ने मार्च में पहली बार दुबई की फ्लाइट ली थी। दूसरी बार वो 10 मई को अपने बच्चों के साथ उसने एयर अरेबिया की फ्लाइट ली थी। लेकिन पाकिस्तानी जांच में यह भी बताया गया है कि हवाई यात्रा को लेकर कोई सबूत नहीं मिले। पाकिस्तान की इस शुरुआती जांच रिपोर्ट पर भारतीय एजेंसियों को भी शक है, क्योंकि पाकिस्तान के इस जांच के दिखावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा समंदर के रास्ते कराची से शारजा गई थी। सीमा हैदर को लेकर एटीएस की जांच नेपाल तक पहुंच गई है। नेपाल में सीमा हैदर जिस होटल में रुकी थी, एटीएस की टीम वहां भी जाएगी। उसके अलावा जिन जिन लोगों को इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसकी भी जांच की तैयारी चल रही है। और एटीएस के मुताबिक सीमा हैदर नेपाल में 2 लोगों के संपर्क में थी। एटीएस उनकी भी तलाशी लगातार कर रहा है। अब ये तस्वीर अभी तक आपने देखी और उसके बाद अब सवाल ये उठा कि अब आगे क्या होगा। वैसे यूपी एटीएस ने आईबी और रॉ के रेड फ्लैग के बाद गंभीरता से इस मामले की जांच तेज कर दी है। एटीएस ने सीमा से पूछताछ के लिए 22 सवाल तैयार किए थे। इसमें से कई सवालों के जवाब सीमा नहीं दे पाई और कुछ सवालों के जवाब में वो बार बार अटक रही थी। अब मसलन क्या सवाल थे ये हम आपको आज बताते हैं। जैसे एटीएस ने सीमा से मिले दोनों पासपोर्ट सामने रखकर पूछा कि इसमें असली वाला कौन है। सीमा ने जवाब दिया कि एक पासपोर्ट में नाम की दिक्कत की वजह से उसने दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया था। यानी एक पासपोर्ट में नाम की गड़बड़ी थी, दिक्कत थी, इस वजह से उसने दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया। अब आप पूछेंगे कि इस जवाब के बाद संदेह किस बात को लेकर है, तो यहां संदेह इस बात को लेकर है कि क्या पाकिस्तान में कोई भी नाम, जन्म तिथि या किसी अन्य गड़बड़ी की वजह से कई पासपोर्ट बनवा लेता है। इतना आसान है। क्या पाकिस्तान की पासपोर्ट बनाने वाली संस्था एक ही व्यक्ति के नाम से कई पासपोर्ट बना देती है? संदेह इस बात पर गहरा हुआ। सीमा से यह पूछा गया कि तुम्हारे भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में, क्या उन्होंने या आईएसआई ने तुम्हें भारत जाने के लिए कहा था?
सीमा का जवाब आता है कि वो अपने भाई और चाचा से पिछले कई वर्षों से मिली तक नहीं है। उसके मुताबिक वो आईएसआई को नहीं जानती है। इस जवाब से संदेह ये होता है कि जो महिला इंटरनेट फ्रेंडली है, 5वीं पास ये महिला इंटरनेट फ्रेंडली है, गेमर है और शानदार अंग्रेजी बोलती है, जिसने अपने दम पर पासपोर्ट तक बनवा लिया, 4 बच्चों को लेकर वो दो देशों में होते हुए बिना वीजा के भारत आ गई। उसे अपने देश की एजेंसियों का नाम तक नहीं मालूम है। ये संदेह पैदा करता है। एटीएस ने फिर पूछा कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुमने 5वीं तक पढ़ाई की है, ऐसे में तुमने अंग्रेजी कब सीखा? सीमा का जवाब आता है कि वर्ष 2019 के बाद से जब उसने पबजी खेलना शुरू किया तो पढ़े लिखे लोगों के वो संपर्क में आई और उनसे बातों बातों में उसने अंग्रेजी सीख ली। यानी पबजी पर वो गेम के साथ साथ अंग्रेजी भी सीख रही थी। इस पर एटीएस अधिकारी ने सीमा को इंग्लिश में लिखकर कुछ लाइनें पढ़ने के लिए भी कही, जिसको सीमा ने तुरंत पढ़ लिया। अब संदेह इस बात को लेकर हुआ कि कोई व्यक्ति मोबाइल गेम खेलते हुए कितनी अंग्रेजी सीख सकता है। क्या पबजी में दूसरे गेमर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चला रहे थे क्या? अगर सीमा के लिए हम ये मान भी लें कि उसने बोलचाल की अंग्रेजी सीख भी ली हो, तो उसने अंग्रेजी में लिखा पैराग्राफ इतनी आसानी से कैसे पढ़ लिया? एटीएस ने फिर सीमा से कहा कि तुम अपनी भाषा उर्दू, अरबी, सिंधी तो नहीं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोलती हो। क्या इसकी कोई ट्रेनिंग ली है? तुम हिंदी के संस्कृत निष्ठ शब्द का उच्चारण भी सटीक कैसे कर लेती हो? इस सवाल का सीमा गोलमोल जवाब देती है और वो कहती है कि वो मोहब्बत के लिए भारत आई है, उसे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। सचिन से बात करते करते उसने हिंदी सीख लिया। सचिन से बात करते करते उसने हिंदी सीख लिया। इस लाइन को आप जरा ध्यान से देखिए। इसी पर एटीएस अधिकारी ने सीमा से कहा कि सचिन मीना तो खुद ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता, उसके हिंदी में पश्चिमी यूपी की झलक मिलती है, जबकि तुम शुद्ध हिंदी बोलती हो। और इस सवाल पर सीमा चुप हो गई। अब संदेह इस बात को फिर से हुआ कि अच्छी हिंदी बोलना आसान नहीं है। आमतौर पर आपने भी देखा होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में भी कई लोग अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते। उनकी भाषा में उनके क्षेत्र की झलक दिख जाती है, लेकिन सीमा अच्छी हिंदी बोलती है, बल्कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी इस्तेमाल करती है। ये क्लिष्ट शब्द होते हैं, ये भारी शब्द होते हैं, इनका इस्तेमाल, इनका प्रयोग इतना आसान नहीं होता है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इसके प्रयोग में कई बार उच्चारण में गलतियां हो जाती हैं। एटीएस ने फिर सीमा से कहा कि तुमने बताया था कि जब वो नेपाल से आ रही थी तो मोबाइल काम नहीं कर रहा था। तुमने बस ड्राइवर के फोन से बात की थी, जबकि तुम्हारे पास 4 मोबाइल फोन है। तुमने अपना मोबाइल फोन क्यों तोड़ा? सीमा कहती है कि उसका पाकिस्तान सिम खराब हो गया था, यानी जो उसके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड था वो खराब हो गया था, इसलिए उसे सचिन दूसरा सिम लाकर दिया। पाकिस्तानी सिम से उसने रिश्तेदार उसके ट्रैक ना कर ले उसे, इसलिए उसने वो सिम तोड़ दिया। और इस पर एटीएस अधिकारी ने कहा कि सचिन ने एक सिम लाकर तुम्हें दिया था, लेकिन तुम्हारे पास कई सिम है, बाकी सिम कहां से आए? इस पर सीमा कुछ देर चुप रही और फिर वो जवाब देती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। अब सीमा पर संदेह फिर होता है कि सीमा का पाकिस्तानी नंबर जब भारत में एक्टिव नहीं है तो उसे कैसे ट्रैक किया जाता, और सबसे बड़ी बात, उसे कैसे पता था कि सिम कार्ड और मोबाइल तोड़ने के बाद उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। और यही नहीं, सचिन से बात करने के लिए एक ही सिम काफी था, ऐसे में उसके पास अन्य सिम कहां से आए? और इससे बड़ा सवाल ये, किस लिए आए? ये अन्य सिम कहां से आए और किस लिए आए? एटीएस अधिकारी अगला सवाल पूछता है और यह पूछा जाता है कि तुमने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल में लगाया और सभी में व्हाट्सएप चलाया। एक में तुमने किसी लड़की की प्रोफाइल पिक लगाई है, दूसरे व्हाट्सएप में तुमने कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर लगाई है। ये सब क्यों और किसके कहने पे कर रही हो? सीमा ने इस पर जवाब दिया कि उसने कोई व्हाट्सएप नहीं बनाया, ना ही कोई फोटो लगाई। सीमा एक गरीब परिवार से आती है। एटीएस ने उससे पूछा कि 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में काफी पैसा खर्च होता है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ गया? तुम खुद किराए पर रहती हो, पिता की मृत्यु हो चुकी है, पति से संबंध ठीक नहीं है, भाई और चाचा से तुम मिली नहीं हो, किसी ने मदद की तो उसके बारे में बता दो। इस पर सीमा ने जवाब दिया कि 7 लाख रुपए खर्च हुए थे।
आने जाने में। मैंने एक घर बेचा था, अपने जेवर बेचकर पति को दुबई भेज चुकी हूं। मैं पैसे का इंतजाम कर सकती हूं, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ये सीमा का जवाब है। अब इस पर फिर से संदेह होता है। एक महिला जो कोई नौकरी नहीं करती, गरीब परिवार से होने के कारण आर्थिक मदद नामुमकिन है। 4 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी घर के पुरुष यानी सीमा के पति गुलाम हैदर पर थी। ऐसे में मोबाइल गेम में व्यस्त रहने वाली सीमा ने पैसे का जुगाड़ करना कब और कहां से सीखा? एटीएस के अधिकारी सीमा से लगातार सवाल पूछ रहे थे और एटीएस के अधिकारी ने सीमा से पूछा कि क्या वो सचिन के अलावा भारत में किसी और को जानती है, क्योंकि सवाल अब लगातार पेचीदा होते जा रहे थे। तब एटीएस ने यह जानना चाहा, क्या सचिन के अलावा भी भारत में सीमा किसी और को जानती है? इस पर सीमा कहती है कि सचिन से पहले पबजी और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से उसकी चैटिंग हुई थी, लेकिन ये सब समय बिताने के लिए थे। सभी दिल्ली के रहने वाले थे। अब संदेह फिर से गहरा होता है। अगर सीमा सोशल मीडिया और पबजी के जरिए कई लड़कों के संपर्क में थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साजिश के तहत सीमा ने केवल दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लड़कों से ही बात की, लेकिन सिर्फ सचिन ने उसे भारत आने और यहां रहने का न्योता दिया हो। बाकियों ने उसके पाकिस्तानी होने की वजह से यहां आने के लिए प्रोत्साहित ना किया हो। यह सीमा का एक तरह का हनी ट्रैप भी हो सकता है, जिसमें केवल सचिन फंसा। एटीएस ने सीमा से फिर पूछा कि तुम्हारी शादी 2014 में हुई, जब तुम 20 वर्ष की थी। उस हिसाब से उम्र 29 वर्ष होनी चाहिए, जबकि जो पासपोर्ट सीमा के पास है उस पासपोर्ट से तुम्हारी उम्र 21 वर्ष है। तो तुम्हारी असली उम्र क्या है? एटीएस का यह सवाल था और सीमा ने फिर इसका जवाब दिया कि उसकी असली उम्र 27 वर्ष है। पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। उसका यह आरोप है कि पाकिस्तान में सब काम पैसे से होता है, वो गड़बड़ कर देते हैं। अब संदेह फिर होता है। कागजों में होने वाली गलती को संस्थाओं की लापरवाही बताना बचने की कोशिश हो सकती है। 2 पासपोर्ट मिलने की वजह से सीमा ने नाम में गड़बड़ी होना बताया था, जबकि उसके शादी के दस्तावेज और पासपोर्ट में जन्मतिथि में बड़ा अंतर है। एटीएस को अपने कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले और कुछ सवालों को सीमा ने ऐसे जवाब के तौर पर रखा जैसे उसे कुछ खास सवालों के जवाब रटाए गए हों, याद करवाए गए हों। ये पढ़ लो, ये याद कर लो, जब पूछा जाए तो ऐसे जवाब देना है। एटीएस को कई बार ऐसा लगा वैसे उसे कुछ खास सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस भी करवाई गई है। और एटीएस को यह शक इसलिए भी हुआ क्योंकि सीमा 4 बच्चों की मां है। उसके 2 बच्चों को एटीएस की टीम अपने साथ लेकर गई थी और इन सवाल जवाब के दौरान एक बार भी सीमा ने अपने बच्चों का समाचार या उसका हाल नहीं पूछा। एक मां के तौर पर वो अपने बच्चों के बारे में पूछ सकती थी। एटीएस ने 2 दिन सीमा से पूछताछ की और दोनों दिन सीमा के जवाब रटे रटाए थे। शब्दों का हेरफेर भी नहीं था। इसलिए एटीएस को शक है कि सीमा को कुछ जेनरिक पूछे जाने वाले सवालों के जवाब रटवाए गए थे, यानी तैयारी के साथ सीमा को सरहद पार भेजा गया था। सीमा हैदर से लगातार 2 दिन 16 घंटे तक पूछताछ हुई है। कल रात 10 बजे उसे एटीएस ने पूछताछ करने के बाद एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर उसे लेकर के गई है और उसके साथ ही सचिन और सचिन के पिता और 2 बेटों भी साथ में गए हुए हैं। और ये तमाम पहलू है जिसपे कि एटीएस पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर में सीमा किस रूट से भारत के अंदर घुसी थी। नेपाल से यदि जब अंदर आई तो कौन सा ऐसा एरिया था जिस एरिया से वहां से होकर के अंदर में आई, उसके साथ ही किसने उसकी सहायता की है। इसके अलावा यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई जासूसी का जो कोड है वो कहीं वहां पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था चैट में, क्योंकि चैट को डिलीट किया गया है। उसके साथ ही साथ एक नया मोबाइल पाकिस्तान में लिया गया था आने के पहले ही। तो इन सभी चीज़ों के पहलू पर जानकारी यहाँ पर एटीएस के द्वारा ली जा रही है कि आखिर में क्या इसमें पूरा का पूरा सीमा किस तरीके से सम्मिलित है या सीमा जो है कहीं पाक साफ है। इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि आखिर में क्या सीमा यहाँ पर प्यार के चक्कर में आई है या क्या जासूसी करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। इन सभी चीज़ों की जानकारी अभी भी एटीएस ले रही है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखना ही होगा कि क्या एक बार फिर से एटीएस पूछताछ करती है या नहीं।
कैमरामैन पीयूष के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। वैसे सीमा ने अभी तक अपनी पूछताछ में ये बात कबूल कर ली है कि उसने पबजी के जरिए ना सिर्फ सचिन बल्कि दिल्ली के आसपास रहने वाले कई लड़कों से बातचीत की थी। 4 बच्चों की मां सीमा, और उसके मुताबिक उसने वर्ष 2019 से पबजी खेलना शुरू किया था। और यह कहा जा रहा है कि आज सीमा पबजी की एक मास्टर खिलाड़ी है, एक्सपर्ट है। पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें खिलाड़ी पबजी खेल रहे किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। वो उनसे गेम के दौरान बातचीत भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है। सीमा ने यही किया। वो इस गेम के बहाने कई लड़कों के संपर्क में थी और सीमा ने ऐसे लड़कों से बातचीत की जो दिल्ली या इसके आसपास रहते थे। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। मुमकिन है कि उसने जानबूझकर दिल्ली के आसपास के लड़के चुने थे। पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें की जाने वाली बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। वैसे भी पबजी के गेम का सर्वर चीन में है। क्योंकि चीन में है ये सर्वर, ये आप जानते हैं, और पबजी हमारे हिंदुस्तान में भी बैन है। और सीमा ने पबजी गेम पाकिस्तान में डाउनलोड किया था, तो ऐसे में उससे जुड़ा डेटा मिलना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि एटीएस, आईबी और रॉ अब ये शक जता रहे हैं कि एक खास मोटस ऑपरेंडी के तहत सीमा ने पबजी गेम चुना और इसकी मदद से उसने भारतीय लड़कों से बातचीत शुरू की। इसमें भी उसने दिल्ली को टारगेट किया और कई लड़कों से बातचीत करने के बाद सचिन उसकी जाल में फंस गया। पबजी की डेटा को ट्रैक करना भी मुश्किल है, इसलिए सीमा के यूजर आईडी से दिल्ली के अन्य लड़कों से हुई बातचीत का डेटा नहीं मिल पाया। शायद ये बात सीमा को ना पता हो, लेकिन अगर ये साजिश है तो आईएसआई को जरूर पता होगी। पहले सैटेलाइट्स, फिर व्हाट्सएप, सिग्नल और अब गेमिंग एप्स। ये एक लंबा दौर रहा है जिसके अंतर्गत साइबर टेररिस्ट लगातार नए नए प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को खोजने के लिए लगातार तत्पर तैयार रहते हैं। क्यों? वो चाहते हैं वहां पर जाकर कम्युनिकेट करें जहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी नजर न डल सके। अब कोई वाइल्डेस्ट भी ड्रीम्स में ये नहीं सोच पाएगा कि साहब ये गेमिंग ऐप पर जो चैटिंग होती है वो टेररिस्ट करते हैं, और खासतौर पर वो टेररिस्ट जो कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी डिटेक्शन ना हो सके। और क्योंकि अभी तक गेमिंग एप्स जैसा इकोसिस्टम अभी तक नियंत्रित नहीं था, इसलिए करना बहुत आसान था। हालांकि 6 अप्रैल 2023 के बाद ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरमीडियरी की परिभाषा में डाल दिए गए हैं और आईटी एक्ट के तहत अब उन्हें बहुत से ड्यू डिलिजेंसेस करने हैं। लेकिन आवश्यकता है कि सरकार खास तौर पर उनके लिए विशेष ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स भी परिभाषित कर सके ताकि वो इंश्योर कर सके ताकि उनके प्लेटफॉर्म्स, उनके चैट बॉक्सेस का दुरुपयोग साइबर क्रिमिनल्स और साइबर टेररिस्ट ना कर सके। अभी फिलहाल फोकस जो नया ट्रेंड है ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर चैट करने का ट्रेंड है, लेकिन जितनी जल्दी यहाँ पर शिकंजा कसा जाएगा मुझे लगता है उतनी ही जल्दी हम लोग भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को भी प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर पाएंगे, प्रिजर्व कर पाएंगे। वैसे अभी तक की पूछताछ और सीमा के जीवन से जुड़े कुछ राज आईबी और रॉ को संदेह करने पर मजबूर कर रहे हैं। दरअसल इस मामले में सीमा ने किसी एक्सपर्ट की तरह काम किया है, चाहे पबजी के जरिए बातचीत बढ़ाने का तरीका हो, किसी हिंदी भाषी की तरह हिंदी और अंग्रेजी भाषा की तरह अंग्रेजी सीखने की बात हो, या फिर किसी हिंदू व्यक्ति की तरह हिंदू रीति रिवाजों को अपनाने में दिखी तेजी हो। सभी ने सीमा ने ऐसा काम किया जैसे उसे सब पहले से ही पता हो। और डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में जासूस भेजता है तो वो उस देश की भाषा, खान पान, रहन सहन, पहनावा सबकी ट्रेनिंग लेता है। यही नहीं, पकड़े जाने पर अपने बारे में क्या क्या बताना है, कागजों में क्या दिखाना है और कैसे रिएक्ट करना है, ये भी सिखाया जाता है। एक इंसान पाकिस्तान से जिसकी शादी हुई है, 4 बच्चे हैं उसके, वो हिंदुस्तान, पहले तो उसका आने का तरीका देखिए कैसा है कि पहले तो 5 पासपोर्ट उसके बने 4 बच्चों के और उसके, फिर उसका रूट क्या है, वहां से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान। तो ये जो दुबई और नेपाल का रूट है ये आईएसआई का एक फेवरेट रूट है, क्योंकि उनको पता है कि नेपाल का बॉर्डर बड़ा पोरस है और वहां से आराम से आदमी जो है जा सकता है, कोई उसको इतनी दिक्कत नहीं होती। जो एक आम इंसान है पाकिस्तान का,
उसको हिंदी जिस हिसाब से ये बात कर रही है सीमा हैदर, या जिस हिसाब से ये जो हिंदुस्तानी कल्चर है, रूरल कल्चर है, रूरल जो चीजें हैं, उसमें जितनी वो प्रोफिशिएंसी दिखा रही है उसके अंदर तो बहुत शक लगता है। क्योंकि एक आम नागरिक जो पाकिस्तान का है वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता जब तक कि उसको ट्रेन ना किया गया हो या उसको वो एक्सपोजर ना मिला हो। अब एक्सपोजर कहां से मिलना है उसको पाकिस्तान रह के? वो तो कोई तरीका है नहीं। तो इसका मतलब किसी ना किसी ने उसको ये एक्सपोजर दिया है। और जिस हिसाब से वो इतनी फ्लुएंटली और इतनी कॉन्फिडेंटली जो बातें कर रही है, ये एक, मैं तो कहूंगा, एक ट्रेंड एजेंट जो होता है वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप आम देखिए, जो जब भी इनएडवर्टली जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, जब आप वो उसको अगर उस आदमी या औरत को इंटेरोगेट किया जाता है तो वो उस हिसाब से बातचीत नहीं कर सकती जिस हिसाब से ये कर रही है। किसी भी देश से बिना वीजा हासिल किए किसी दूसरे देश में जाना कभी भी आसान नहीं होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शातिर क्यों ना हो। वो अपने दम पर अकेले भी 4 बच्चों के साथ बिना कागजों के नहीं जा सकता। लेकिन सीमा के केस में ऐसा नहीं हुआ। वो बड़े आराम से पाकिस्तान से शारजा, फिर शारजा से काठमांडू और फिर बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल से भारत आ गई थी। इस बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है। इसके बावजूद वो अगर ये कहे कि वो बिना किसी मदद के भारत आई है तो ये संदेह करने वाली बात है। और इसलिए हमने तब भी संदेह जताया था और तब भी ये सवाल पूछा था कि हमारी खुफिया जो एजेंसी है वो क्या कर रही थी। एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ देश की सीमा को लांघकर आ जाती है और हमारे एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगती और 50 दिन से ज्यादा का वक्त वो देश की राजधानी के पास गुजारती है। तब भी हमने सवाल पूछा था और आज एटीएस उन्हीं सवालों के साथ शक के आधार पर अब जांच कर रहा है कि सच्चाई क्या है। Z News.